एक बार फिर शो में बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात की और 47वां सदर चुनना है अमरीका ने और वाइस वर्सा 50th वाइस प्रेसिडेंट। अब ऐसे में खित्ते पे इसके क्या असरात पड़ने वाले हैं और खित्ते के जो असरात हुए हैं पिछले 1 से 1.5 साल में उसके अमरीकी इंतखाबात पे क्या असर पड़ेंगे, ख़ास तौर पे जो एशियन एथनिसिटी है अमरीका में, जो अरब एथनिसिटी है ख़ास तौर पे। और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने रिसेंटली जो लैटिन्स हैं रहने वाले अमरीका में उनके हवाले से जो बयान दे दिया, तो उसमें उनको कितना डेंट पड़ सकता है, इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर इस पर हम बात भी करेंगे। ओके, हम बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे माजरत हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार और साबिक सफारतकार जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग जमील साहब, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जमील साहब अब हम बात करने जा रहे हैं अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। और अब सिचुएशन ये है कि हमने देखा कि कमला हैरिस उन्होंने जाके मिशिगन में जो अरब रेजिडेंट्स हैं उनका दिल जीतने की कोशिश की। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जाके गालिबन पेंसिल्वेनिया में वो इस तरह का बयान दे देते हैं कि जो वहाँ के लैटिन्स जो हैं उनके वो ख़िलाफ़ चला जाता है। अमेरिका के इंतखाबात में हमेशा से जो वहाँ के नॉन रेजिडेंट्स अमेरिकन्स हैं उनके हवाले से हमेशा रहती है चीज़, कितना ज़्यादा असर पड़ता है मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ का जो वहाँ रहते हैं उनके वोट का इन द यूएस इलेक्शंस। ईच वोट काउंट्स दिस टाइम। इस दफ़ा तो ज़रा ज़्यादा उसमें है, हलचल है, ज़्यादा एक तजब्जब है, ज़्यादा एक है। अमेरिका में क्या पूरी दुनिया इस पे नज़र रखी हुई बैठी है और इस इस्तराब में है कि कल किस तरह इलेक्शन और उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो उसी लिहाज से लैटिनो हो गए या पीपल ऑफ कलर जो आप बात कर रहे हैं उसका मतलब है पीपल ऑफ कलर, यानी कि जो वहाँ वाइट पॉपुलेशन है, वाइट ओरिजिन पॉपुलेशन है, उसके से हटकर बाकी, क्योंकि अमेरिका तकरीबन 240 इलाकों से लोग आके वहाँ बसे हैं तो उससे अमेरिका बना है। लेकिन अब भी वाइट पॉपुलेशन की आबादी वहाँ 61.8% है और बाकी उसके अलावा दूसरी वहाँ पीपल ऑफ कलर हैं। तो ये जो आप लैटिनो की बात की है आपने अरब्स की जो बात की है, यकीनन अरब्स या मुसलमान वहाँ खैर 35 मिलियन है, अरब्स भी उसमें कसीर तादाद है, तो उनका वोट मैटर करता है। और ख़ास तौर पर मिशिगन में जहाँ उनकी बिल्कुल एक कंसंट्रेशन है अरब वोटर्स की, और वहाँ इस दफ़ा काफ़ी उनमें भी एक हिजान पाया जा रहा है। उनके दूर दराज के और नज़दीक के रिश्तेदार मारे गए हैं गजा और लबनान के मामले में, तो उस लिहाज से वो बड़े एक हिजानियत का शिकार हैं, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों में एक मुकाबला चल रहा था। वो कहते थे कि इजराइल को हक हासिल है कि वो अपना डिफेंड करेगा और इजराइल को हम उनके हॉस्टेजेस वापस दिलाएंगे। किसी ने नहीं कहा कि गाजा में हम पीस की ऐलान तो करते रहे, लेकिन किसी ने कहा कि हम फोर्स करेंगे इजराइल को कि वो वहाँ बस अब कोई ऑपरेशन न करे। इसलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल के 2 रेजोल्यूशन है जिसमें सीज फायर का जिक्र किया गया है, किसी ने नहीं जिक्र किया कि उन रेजोल्यूशन को हम अभी इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पॉलिसी अगर अरब की या मिडिल ईस्ट की बात करें तो उस पॉलिसी में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नेतन्याहू आपने जो बाइडेन कह रहा है कि आप थोड़ा सा होल्ड करें, अभी बच्चों और जो औरतों पर ज्यादा जुल्म हो रहा है या ज्यादा मजीद ऑपरेशन को देखें कि सिविलियन कॉन्फ्लिक्ट या सिविलियंस को नुकसान न पहुंचे वहां। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्हें ये काम नहीं रुकना चाहिए इस काम से और उसको जारी रखना चाहिए। इसी तरह वो कहते हैं कि इजराइल का तो हक डिफेंस का है ही है, लेकिन साथ में कहते हैं कि मैं आऊंगा तो जंग में रुकवा दूंगा। तो बड़ी तजाद सी बातें चल रही हैं। मेरा तजिया और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का तजिया ये है कि गाजा और लेबनान के हवाले से कोई 19-20 का ही फर्क होगा। हाँ, एक फर्क जो मुझे जो नजर आता है यहाँ कि जितनी ज्यादा इस वक्त बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, उस लिहाज से अगर कमला हैरिस आ जाती हैं तो उनकी सप्लाई की कोशिश की जाएगी। चलिए, बट लेट्स सी कि वो चीज़ चेंज होती है जमील साहब के नहीं होती है। मीनवाइल वी वर टॉकिंग, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन बिजनेसमैन साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम,
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। इट्स अ टाइट रेस राइट नाउ। मैं इस वक्त पोल्स देख रहा हूँ, मुख्तलिफ वेबसाइट्स देख रहा हूँ, CNN एंड फॉक्स, तो कहा जा रहा है कि जी इलेक्टोरल अब सारा जो मसला आ रहा है, जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स हैं, और उसके इलेक्टोरल जो वोट्स हैं वो जीतने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमला अगर नेवाडा और मुख्तलिफ 2-3 और जीत जाए तो शी कैन गो फर्दर। कुछ कह रहे हैं कि ट्रंप का पलड़ा भारी। आप बताइए कि इसका पलड़ा भारी देख रहे हैं राइट नाउ? मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का कैंप जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कैमला हैरिस अभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। उन्होंने बहुत कोशिश की है कि किसी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर सके। दुनिया ऑलमोस्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर के धाने पर खड़ी है, और ये सारी जंगें पिछले 4 सालों में शुरू हुई हैं। 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर धनधनाते फिर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट है। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। कैमला हैरिस डिफेंडिंग पुलिस मूवमेंट की बानी थी। इस वक्त गाजा को छोड़े अमेरिका का हर बड़ा शहर जो है वो गाजा की पिक्चर पेश कर रहा है, चाहे वो शिकागो हो, बाल्टीमोर हो, न्यूयॉर्क हो, फिलाडेल्फिया हो। तो दर हकीकत बाहर से तो चले जंगें रोकें या ना रोकें, लेकिन अमेरिका के अपने हालात जो है वो बहुत खतरनाक हैं। लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखें, वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें देखें, और इन्फ्लेशन है कि आसमान को छू रहा है। $1000 तक की चोरी जो है उसको लीगल कर दिया गया है। तो दर हकीकत अगर कैमला हैरिस जीतती हैं तो ये पहली दफा होगा अमेरिकन हिस्ट्री में कि एक फर्दे वाहिद बराक हुसैन ओबामा, जिनकी पॉलिसीज को आज 12 साल हो गए अमेरिका के ऊपर तारी हैं, ये पहली दफा हिस्ट्री में होगा कि एक फर्दे वाहिद की पॉलिसीज 20 साल तक इस अमेरिका में रहेंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद ये कंट्री लिवेबल रहेगा। इस वक्त लोग आप देखेंगे कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे बल्कि मैसिव सपोर्ट के साथ जीतेंगे। जिन पोल्स की आप बात कर रहे हैं, ये पोल्स रिपब्लिकन पोल्स कुछ और कहते हैं, डेमोक्रेट पोल्स कुछ और कह रहे हैं। इनमें 1-2 पॉइंट्स का बता के मार्जिन ऑफ एरर 4-5% होता है। ये सिवाय एक गोरख धंधे के इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन कॉमन सेंस ये बताती है कि इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया लीडरलेस है, होपलेस है। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई ये बताए डेमोक्रेट कि आज जो बाइडेन कहाँ है, कौन सी बेसमेंट में है, कौन से बीच पर बैठे हैं, कहाँ हैं, और अगर उनकी ये गुमशुदगी लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, तो कैमला हैरिस इलेक्शन कैसे जीत पाएंगे? एब्सोल्युटली। आपसे मजीद भी बात करता हूं मैं, लेकिन जमील साहब, अच्छा एक चीज़ और मेरे सामने है, और वो ये कि हमने ये जो मिडल ईस्ट में हुआ है उसकी तो हमने बात की कि उसके क्या असरात पड़ सकते हैं, लेकिन मीनवाइल एक और बहुत बड़ा अहम मामला हुआ था, यूक्रेन रशिया वॉर। उसको इस इलेक्शन में कितनी वेटेज मिली है, और साथ साथ चाइना का जो इशू है, ये वाले जो मामलात हैं कितनी वेटेज मिली है? क्या इस पे डिबेट चलती रही है यूएस इलेक्शंस में? जी, नहीं लगता कि चाइना के बारे में जो पॉलिसी है उसमें कोई फर्क आएगा। खास तौर पर क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की ये कलीदी नुक्ता है अमेरिका का कि चाइना कंटेनमेंट। और बात भी है, सारे जो बड़ी ताकतें हैं वो चाहते हैं कि उनकी ताकत और उनका तवाज़न और उनकी इकोनॉमी, वो सबकत जो है उनको सबकत जारी रहे उनकी, तो उसमें कोई पॉलिसी नहीं। आ जाते हैं अब यूक्रेन की बात पर। यूक्रेन में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छा स्लोगन दिया है, लेकिन क्या उसमें कितनी कामयाबी होती है, क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारे इदारे हैं जो अपने इनपुट देते हैं। उन्होंने कहा मैं आऊँगा तो यकीनन इस जंग को फौरी तौर पर बंद करवा दूंगा। ये बात दुरुस्त है कि डोनाल्ड ट्रंप के पुतिन के साथ इस जो बाइडेन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं, और ये भी दुरुस्त है कि जो बाइडेन समझते हैं कि वो इस मामले को ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट और पुतिन जो है दे विल वॉक ओवर कमला हैरिस एंड ट्रीट हर लाइक अ प्ले टॉय। खैर वो उनकी लैंग्वेज है, उस पर मेरी रिजर्वेशन और बाकी बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूक्रेन में महसूस होता है कि क्योंकि नेटो को फंडिंग कम हो जाएगी, नेटो को थोड़ा टाइट किया जाएगा,
उस लिहाज से यूक्रेन की जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाएगी और मैं समझता हूँ कि वो जंग भी आगे जाके खत्म हो सकती है। मिडिल ईस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता मुझे कि उसमें कोई होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान का 2 निस्बी का फर्क नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान के वहाँ जो हमारे वतन से दूर, देश से दूर प्रदेश में साजिद साहब जैसे हमारे मुहब्बे वतन बैठे हैं वहाँ, जो कि अमेरिका में भी रहकर एक शाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एक फख्र के बायस ऐसे तमाम अफराद बनते हैं जैसे साजिद साहब हैं, तो उन पर हमने काम नहीं किया। ये एका दुक्का निकल आए हैं बीच में से अपनी मेहनत पर, जिन्होंने अपने अपने लिहाज से पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, और हमारे इंडियन के मुकाबले में बहुत कम हमारे लोगों ने इन चीजों में स्टेट डिपार्टमेंट में जाते टॉपिक है जिस पर हम आगे चल के जरूर बात करेंगे। आपने अच्छा मौजू भी दे दिया। अच्छा साजिद साहब, 2-3 चीज़ें हैं क्विकली आई वुड लाइक टू आस्क के। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ये ऐलान है कि टू बिग टू रिग, यानी कि वो अपने वोटर से कह रहे हैं कि आप हमें इतनी भारी लीड से जिताएं कि रिग जो है वो कोई कर ना सके। क्या 2024 के अमरीकी इंतखाबात 60वें इंतखाबात अमरीका के रिग होने जा रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ये खदशा जाहिर कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज इस वक्त अगर देखा जाए तो आधा अमेरिका ये समझता है कि 2020 के इलेक्शन जो हैं जिनमें कोविड की वजह से मेल इन वोटिंग हुई और उनसे मैंडेट छीना गया, तो इसी तरह के खदशात मौजूद थे। इस दफा उसके सद्देबाब के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा वॉलंटियर को ट्रेन किया है ताकि उनसे इस तरह के चीजें ना हो सके। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन हर स्टेट के अपने अपने अलग कवानीन है, हर काउंटी के अलग अलग कवानीन है, और जहां जहां डेमोक्रेट मेयर और गवर्नर होते हैं वहां खदशात होते हैं कि हो सकता है कि वो चीजों को चेंज करें। और दूसरा, अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन में सबसे बड़ा जो एक फुकदान है वो आईडी पूछना, बगैर शनाख्त किए वोट डालना। हालांकि यहाँ पे किसी काम के लिए न जहाज पे, न ट्रेन पे, न बस पे चढ़ा जा सकता है आईडी के बगैर, लेकिन वोट डालने के लिए डेमोक्रेट पार्टी के सबसे ज्यादा एहतजाज करती है कि हमारे वोटर से आईडी ना पूछी जाए। और इसी तरह के कई खदशात मौजूद हैं जिसका डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपना इजहार करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी बात ये ठीक है कि इट्स टू बिग। इस वक्त सपोर्ट मैसिव होगी। आज मेरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप से मैंने देखा है कि दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे आर वेरी काम। अलग, और दूसरी साइड पे कैमला हैरिस का कैंप जो है वो पैनिक है। पेंसिल्वेनिया स्टेट इज अ वेरी डिसाइसिव स्टेट। वहां पे जो अर्ली वोटिंग है उसमें 39% डेमोक्रेट थे, 49% रिपब्लिकन थे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे डोनाल्ड ट्रंप साहब का कैंप जो है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और साजिद साहब, एक चीज़ और फिर मैं जमील साहब की तरफ भी मूव करूंगा, वो ये कि बहुत से तज्जियाकार, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बीइंग अ फीमेल उनको शायद फ़ायदा हो सकता है, फीमेल वोट उनकी तरफ जा सकता है। पिछले दिनों आई मीन पिछले दिनों नहीं, शायद कल ही मिशेल ओबामा भी सामने आ गई और उन्होंने भी कहा कि जी अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो ख़वातीन के लिए नहायत भयानक होगा, तो इसलिए अगर आप वोट करना चाहते हैं तो आप फीमेल हैं तो आप वोट कीजिए कमला हैरिस को। ख़वातीन की तादाद पॉपुलेशन में अमेरिका में ज़्यादा भी है। कैन दिस प्ले राइट फॉर कमला और नॉट? देखिए, इस वक्त कैमला हैरिस जो है उनके पास ना सिर्फ फीमेल है बल्कि अफ्रीकन अमेरिकन है, और उनका कहका बहुत मशहूर है इस वक्त, जिसको डेमोक्रेट पार्टी कहती है कि शी विल ब्रिंग जॉय, जबकि दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं शी इज ओनली अ टिक टाकर, डू यू नीड अ प्रेसिडेंट और यू नीड अ टिक टाकर। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कैमला हैरिस अपना अफ्रीकन अमेरिकन कार्ड और फीमेल कार्ड मुसलसल इस्तेमाल कर रही है, ना सिर्फ मिशेल ओबामा बल्कि बयान से जो कि एक सिंगर हैं, और इसी तरह स्विफ्ट जो है उन्होंने भी आके इनको इंडोर्स किया है। लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिसी मैटर्स, इस वक्त दुनिया जल रही है, अमेरिका के अंदर 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं जो कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, दैट विल बी वेरी डिसाइसिव। ओके, अच्छा, अब जमील साहब, हम आपसे मुसलसल इस प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू करते रहे जब से ये गज़ा का इशू हुआ है, और मैं एक सवाल आपसे मुतवातिर करता रहा हूँ, आज मैं उसको रीफ्रेम करके आपकी तरफ करता हूँ, और वो ये कि हमेशा से मैं समझता हूँ कि अगर तो यूएस इलेक्शंस हो जाएं, प्रोटेस्ट डिसाइड हो जाएं, आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं, देन फिर ये जो खित्ते में जंग जारी है हमारे खित्ते में, उसको शायद लगाम भी पड़ सकता है। एक लकूना था, एक स्पेस था, एक वैक्यूम था अमेरिकन इलेक्शंस की वजह से, जिसकी वजह से इसराइल को गालिबन फ्री हैंड मिला हुआ था और वो जो चाह रहा था वो कर रहा था। बट
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल ने अब 2 दिन पहले दोबारा कह दिया है कि अब ईरान को हम दोबारा टारगेट करने जा रहे हैं। डू यू थिंक कि आज के कल के हफ्ते बाद जब ये डिसाइड हो जाए कि जी कमला और ट्रंप इज द न्यू प्रेसिडेंट, उसके बाद इस चीज को फाइनली लगाम डलेगा? क्योंकि सिर्फ गजा तक तो महदूद नहीं, अब तो वो ईरान तक चीज जा चुकी है। जी हाँ, ईरान पर जल्दी हमला हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, क्योंकि उनके बयान की मैं बात करूंगा, अपने तरफ से इस पर तर्जा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा है कि ये जो इसमें ईरान पर हमला अभी तक क्यों नहीं हुआ और नहीं इसको क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन कहते हैं कि दे शुड होल्ड ऑन। व्हाई शुड दे होल्ड ऑन? दे शुड जस्ट फर्स्ट अटैक द न्यूक्लियर एसेट्स एंड लेटर थिंक अबाउट इट। तो ये तो उनका बयान है, मेरा नहीं है। तो उसकी और फिर दूसरा, अगर आप उनके डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आपने गाजा की बात की है, उससे कनेक्टेड है, मैं बात करने लगा हूं। आप अगर पिछली दफा देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीबन 6 के करीब करारदादें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं जो कि 67 वार के बाद उन्होंने गोलान हाइट को डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दिया था, वेस्ट बैंक को। तो गोलान हाइट को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौर में बायलैटरली लीगल करार देते थे, एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और साथ में तल अवीव से दारुल खुलाफा शिफ्ट करके यरूशलेम में भेज दिया। वेस्ट बैंक को कहा कि लीगल पॉपुलेशन है और साथ में जो उनके दामाद साहब हैं वो कहते हैं कि गजा पे बुलडोज क्यों न कर दिया जाए। चले, इस किस्म की लैंग्वेज वो अपने शायद कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन अगर मैं इसको कनेक्ट करूं दोबारा ईरान वाले मामले को, तो आप ये अंदाजा करें कि JCPOA जो जिसको न्यूक्लियर एकॉर्ड आम जुबान में नाजरीन के सामने पेश किया जाता है, उसको डोनाल्ड ट्रंप उससे वॉकआउट कर गए और वॉकआउट कर गया। उस पर इसराइल को उस वक्त एतराज था और उस पर वॉकआउट करने से अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एसेट्स जो उनके वहां जहां पहुंच गए हैं न्यूक्लियर एसेट, अगर उनको ना रोका गया और उनसे मुनहरिफ जो उनके सबसे एक बहुत कॉन्फिडेंट शख्सियत हैं, उन्होंने जो उनके सफीर भी रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में रिप्रेजेंट भी करते रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये अगर नहीं हमला किया इजराइल ने तो फिर ईरान इस काबिल हो गया है कि वो जौहरी ताकत बनते हुए वो हमला कर देगा इजराइल पर। तो अगर इन तमाम नुक्तों को अपने जहन में रखें तो महसूस यही होता है कि ईरान पे अभी सख्ती मजीद आने वाली है, आने वाले दिनों में, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं। और मार्जिन तो 1% का ही पड़ रहा है। वुमेन वोटर्स का बहुत ज्यादा मार्जिन पड़ गया है मेरे लिहाज से। हम इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं सर्वे को, सर्वे का तकरीबन 3% का मार्जिन होता है। साजिद साहब 5 का कह रहे हैं, शायद वो भी हो, लेकिन 3 का मार्जिन प्लस माइनस ज्यादा होता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 56-36 ओहायो के मार्जिन में आ रहा है, तो वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रहे कि 61% जो वाइट पॉपुलेशन है और उसमें खास तौर पे जो दही इलाकों में है वो उनके परमानेंट वोटर सपोर्ट में है। तो इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता है। इट्स अ वेरी यूनिक इलेक्शन। यही जमील साहब, मैं यही सवाल जो है वो तारड़ साहब के पास भी लेके जाना चाह रहा था। तारड़ साहब, सिंस यू हैव बीन देयर, आप वहाँ रहते हैं, आप वहाँ देखते हैं, लोगों का मिजाज देखते हैं, सिंस यू हैव बीन एसोसिएटेड विद द ट्रंप कैंप, मुझे ये बताइए कि जो अपोजिशन है, जो मुखालिफ लोग हैं, वो हमेशा से एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक फायरी लैंग्वेज है, जो उनका एटीट्यूड है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव है। ख़ास तौर पे अभी वो जो पोर्टो रिको वाला बयान था वो भी आपको याद होगा, और दूसरा अभी जो लैटिनोस के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दे दिया है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स है, दिस इज़ अ ह्यूज इशू। दूसरी तरफ क्या इस इशू को इस तरीके से मैं ब्लेटेंटली तो इसको नहीं कहूँगा, लेकिन उससे एक डिग्री ऊपर इतना नेगेटिव कॉनिटेशन में रैप अप करके प्रेजेंट करना, डू यू थिंक ये भी अगेंस्ट जा सकता है ट्रंप के? नहीं, इस वक्त अगर देखा जाए, सबसे मैं उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। एक सिस्टमैटिक और एक प्लानिंग के जरिए 21 मिलियन लोगों को लाके स्विंग स्टेटों के अंदर उनको सेटल किया जा रहा है ताकि अमेरिका को वन पार्टी रूल बनाया जाए। और दूसरा ये यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि इतनी तादाद में जब इलीगल इमिग्रेंट्स दीवारें फलांग के आते हैं, वो स्टेट्स के ऊपर एक बर्डन बन जाते हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम पर, उनके हेल्थ केयर के ऊपर। इस वक्त तकरीबन न्यूयॉर्क के अंदर 1,85,86 हजार इलीगल इमिग्रेंट जा चुके हैं। $11,000 पर मंथ पर इलीगल पर्सन
टैक्स पेयर्स को कास्ट कर रहा है। और ना सिर्फ जब 21 मिलियन लोगों का एक मैसिव तूफान आता है, स्टेट का सिस्टम जो है वो क्रिपल कर जाता है, और एक बहुत बड़े क्राइसिस इस वक्त वी आर फेसिंग। और दूसरा, ना सिर्फ ये एक हेल्थ केयर और ना सिर्फ स्कूलिंग के ऊपर इशू है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात सब खराब है इस वक्त। पुलिस जो है सीरियसली डिमोरलाइज्ड है। अगर पुलिस किसी भी बड़े शहर में बुलाई जाए 3-3 घंटे वो नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और जो भी कंट्री जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा वहां से इकोनॉमी भाग जाती है, कारोबार भाग जाता है। तो इट इज अ नेशनल क्राइसिस, मैटर ऑफ फैक्ट। दैट इज द रीजन डोनाल्ड ट्रम्प वांट टू डिपोर्ट देम इन अ मिलिट्री स्टाइल। He wants to make sure that American lives and American property is saved. Absolutely. बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब और जमील अहमद साहब, आप दोनों का। लेट्स सी के तरफ जाते हैं, क्योंकि अब 5 घंटे से कम का वक्त रह गया है कि जब पोलिंग का आगाज़ होगा। आपको ये भी इत्तला देते चले कि आज पूरा दिन न सिर्फ हमारे शो में बल्कि बोल न्यूज़ पे भी ट्रांसमिशन जो है इसी तरह जारी और सारी रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।